हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बी ऑनर्स के या बीकॉम के, तो जिस भी स्टूडेंटों ने जीई सब्जेक्ट में बहुत से बच्चों ने अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म ले रखा है, तो जिस भी ने अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन सब्जेक्ट ले रखा है तो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में अर्बनाइजेशन, जो आपका सब्जेक्ट है, इसका यूनिट नंबर 4, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। तो प्रीवियस यूनिट में ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अर्बनाइजेशन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। या तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म रोमा जायसवाल प्लेलिस्ट, तो आपके सामने सारी वीडियोस, ऑल यूनिट्स और सिलेबस आ जाएंगे। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ये जो पीडीएफ है, ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पीडीएफ है, इसको आप खरीदना चाहते हो तो ओनली 50 रुपीज में आपको ऑल यूनिट आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 जो है, उसमें हमें पढ़ना है अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू लाइक ट्रेड, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एंड पॉलिटी उस समय की। तो इन सब की हमें केस स्टडी करनी है। हमें करना है मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग। मतलब व्यापार, शहर नियोजन और परिवहन कैसे चल रहा था, राजनीति कैसा था उस समय का औपनिवेशिक काल के दौरान में। तो इस समय का हमें केस स्टडी पढ़ना है। तो देखो, इससे पहले हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना था कि अर्बनाइजेशन है क्या। फिर सेकंड यूनिट में हमने ये पढ़ा है कि प्राचीन काल में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ था, मतलब सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसमें। फिर हमने थर्ड यूनिट में ये पढ़ा कि मध्यकालीन भारत में कैसे हो रहा था अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। अब हम पढ़ने फोर्थ यूनिट में कि मॉडर्न टाइम पे, यानी कॉलोनियल पीरियड में जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय जो शहर बसाए गए थे वो कैसे बसाए गए थे। तो उस समय की मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली बसाए गए थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थे शहर ये। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप समझ गए, फर्स्ट यूनिट में ये है, फर्स्ट यूनिट में ये बता रखा है कि अर्बनाइजेशन है क्या, और सेकंड यूनिट में ये बता रखा है कि प्राचीन काल का अर्बनाइजेशन, थर्ड यूनिट में ये बता रखा है कि मध्यकालीन का, और फोर्थ यूनिट में ये है कि मॉडर्न टाइम का। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कि औपनिवेशिक भारत में, मतलब जो ब्रिटिश काल में जब भारत में क्या हो रहा था, औपनिवेशिक काल में भारत में शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो एक जटिल थी और बहुआयामी विषय था, जिसमें व्यापारिक हित शामिल थे, मतलब व्यापार का लोग को बेनिफिट चाहिए था, और शहरी नियोजन की रणनीतियां हो रही थी, मतलब शहर बसाए जा रहे थे, परिवहन के साधनों का विकास हो रहा था, ट्रेन वगैरह का अंग्रेजों ने यहाँ भारत में रेलवे लाइन बिछाई थी। तो और राजनीतिक आवश्यकताएं भी प्रमुख भूमिका निभा रही थी, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल भी जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट थी उस समय। तो इसमें हम इन 4 प्रमुख औपनिवेशिक शहर को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। मद्रास, जो कि अभी चेन्नई है, कोलकाता, जो कि अभी कोलकाता है, कलकत्ता, और बम्बई, जो कि आज बम्बई है, और नई दिल्ली। तो इन चारों का हम केस स्टडी करना है, ताकि हम ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को बेहतर से समझ सके, और इन शहरों का जो विकास है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन व्यापारिक और प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्य के तहत हुआ था। और इनके विकास के पीछे जो कारण था वो था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, कई तरह के कारण थे इन शहरों का उभरने का उस समय का। क्योंकि राजनीतिक भी थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया राजनीतिक तौर पे भी शासन कर रही थी, तो उन्होंने व्यापार का उनका ये केंद्र बन रखा था, क्योंकि वो यूरोप जो भेजते थे माल, तो वो इसी के जरिए भेजते थे। मद्रास एक हो जाता था, मद्रास एक अच्छा खासा उनको बंदरगाह मिल जाता है, कोलकाता भी बंदरगाह है, मुंबई भी और वो है, और दिल्ली राजधानी के तौर पे वो लोग यूज करते थे। तो सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी उनको लाभ होता था इन शहरों से। तो अब चलिए जानते हैं, सबसे पहले जो मॉडर्न टाइम पे जो शहर था इम्पोर्टेंट, वो है सबसे पहले मद्रास। तो मद्रास, जो कि अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो एक व्यापारिक चौकी से शहरी केंद्र तक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब व्यापार की चौकी और शहर के केंद्र से माना जाता था, क्योंकि चेन्नई एक शहर भी है
और व्यापार की चौकी इसलिए था क्योंकि जब भी नीचे से अगर दक्षिण भारत से अगर यूरोप में व्यापार अरब सागर से अगर कराया जाता था, अरब सागर से व्यापार यूरोप तक कोई माल पहुंचाया जाता था, तो उसके लिए जो मद्रास जो है या बंगाल की खाड़ी से म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया इधर पहुंचाया जाता था, तो उसके लिए एक अच्छा खासा बंदरगाह का काम करता था मद्रास। तो मद्रास जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रारंभिक चरणों में स्थापित होने वाला पहला और बड़ा शहर था। मतलब औपनिवेशिक शासन में सबसे बड़ा जो शहर माना जाता था वो किसको माना जाता था? मद्रास को माना जाता था। तो 1639 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक व्यापारिक चौकी के रूप में स्थापित किया था, मद्रास को ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो प्रारंभ में जो है इसका महत्व जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से था। जब शुरू में इस शहर को इस्टेब्लिश किया गया एक व्यापारिक चौकी के अनुसार, तो इसका महत्व व्यापार के दृष्टिकोण को ध्यान में रख के किया गया कि हम ट्रेड करेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी खासकर कपड़ा उद्योग के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ से कपड़े जो भारत में आपको पता है कॉटन शुरू से ही पूरी दुनिया में फेमस थे, तो इस कॉटन को यहाँ से भेजा जाता था। तो कपास का शहरी विकास जो है वो मुख्यतः व्यापारिक आवश्यकताओं से प्रेरित था। कंपनी क्या करती थी? कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था, जो न केवल व्यापारिक गतिविधि का केंद्र था बल्कि प्रशासनिक गतिविधि और सैन्य सुरक्षा का भी केंद्र बन गया था। मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का जो उन्होंने फोर्ट विलियम बनाते थे वो लोग, उसमें क्या करते थे? अपने स्टॉक को रखते थे और वहां पे अपनी सेना भी बिठाते थे, तो सैन्य सुरक्षा भी हो जाती थी और व्यापारिक तौर से भी, और मुख्यतः इनकी 3-4 कारण इसका हो जाता था। तो ये किला जो है ना वो धीरे धीरे एक शहर के रूप में विकसित होता गया। तो पहले इन्होंने छोटा बनाया, धीरे धीरे बड़ा करते गए, घेरते गए और ये एक शहर बना दिया इन्होंने। तो फिर पहले व्यापारिक दृष्टिकोण से था, अब शहर बन गया ये। तो ऐसे इसका विकास हुआ। तो यूरोपीय व्यापारी और सैनिकों के किले के भीतर रहते थे वो लोग, और जबकि भारतीय व्यापारी जो होते थे और कारीगर जो होते थे और मजदूरी जो होते थे वो किले के बाहर बसते थे। मतलब किले के अंदर जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, ट्रेड करने वाले या जो भी लोग होते थे, जो भी सैनिक के भी लोग होते थे इनके, वो इस फोर्ट विलियम में रहा करते थे, जो मद्रास में शहर में बसाया गया था। और इसके बाहर किसे रखा जाता था? इंडियन लोगों को रखा जाता था। तो मद्रास का जो शहरी नियोजन है वो यूरोपीय और भारतीय बस्तियों के स्पष्ट विभाजन पर आधारित था। वहां पे अगर वहां का जो शहर है ना, यूरोप का जो मद्रास का शहर, उसमें आप आराम से भेदभाव देख सकते हो कि यहाँ पे ना फोर्ट विलियम में रखा जा रहा था यूरोपीय लोगों को और अलग रखा जा रहा था भारतीय लोगों को। तो स्पष्ट विभाजन साफ साफ देखने को मद्रास के शहर में हमें मिलता था। जैसे कि आज हम देखते हैं ना मुंबई में एक तरफ बिल्डिंग खड़ी होती है, दूसरी तरफ हमें झुग्गियां दिखती है। धारावी आपने सुना होगा नाम। तो धारावी जो झुग्गी है वो जस्ट बिल्डिंग के सामने ही है। तो हमें पता लगता है एक साइड अमीर लोग रहते हैं, एक साइड जस्ट पूरे एकदम गरीब लोग रहते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, मद्रास जो है उसका एक विभाजन रखा था उस शहर का, एक इंडियन बस्ती के तौर पे और एक यूरोपीय के तौर पे। तो यूरोपीय बस्ती किले के आसपास केंद्रित थी, जबकि भारतीय बस्तियां जो है वो दूर दराज क्षेत्रों में विकसित की गई थी। यह विभाजन नस्लीय भेदभाव और औपनिवेशिक सत्ता के अनुशासनात्मक का उपयोग का प्रतीक था। मतलब वो शासन कर रही थी हम पे, उसका प्रतीक था ये, और भेदभाव का प्रतीक था, क्योंकि वो हमें अपने से नीचा मानती थी और उसको अलग रखती थी, और वो दिखाती थी कि हम तुम पे राज कर रहे हैं तो हम तुमसे अलग रहेंगे, तुम हमसे बाहर रहोगे। परिवहन और संचार के विकास ने इस विभाजन को और मजबूत कर दिया। जब परिवहन का साधन हो गया और संचार का जब माध्यम हो गया, तो क्या हुआ? परिवहन को जो जहाँ पे ये लोग रह रहे थे यूरोपीय लोग, वहां पे उसको उपयोग किया जा रहा था। संचार किसके पास था? टेलीफोन वगैरह जब शुरू में आए थे संचार का माध्यम, तो वो सब भी किसके पास था? यूरोपीय लोग के पास था। बस्तियों के लोग, भारतीय लोग को नहीं दिया जा रहा था। तो सॉफ्ट विभाजन हमें देखने को मिलता था इन शहरों में। तो जब रेलवे का आगमन हुआ मद्रास में, तो मद्रास के शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। मद्रास को दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए क्या किया गया? रेल मार्गों का विस्तार किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, जिसने व्यापारिक गतिविधियों को और तेज किया। मद्रास का जो फोर्ट था उसने इसे व्यापार के केंद्र से और शिपिंग के केंद्र से स्थापित हो गया था और इसका प्रमुख केंद्र भी बन चुका था। तो अब हम जानेंगे मॉडर्न टाइम के कॉलोनियल पीरियड्स के सेकंड जो प्रमुख जो शहर था, जो
वो था कोलकाता, जिसे कलकत्ता के नाम से पहले बुलाया जाता था। तो कलकत्ता भी दूसरा शहर उस समय बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी भी थी। मतलब कॉलोनियल टाइम पे अगर कहो तो भारत की क्या राजधानी थी, तो कलकत्ता ही थी वो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो राज कर रही थी, वो कलकत्ता से बैठ के ही कर रही थी। तो कलकत्ता का विकास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही किया गया था। 1690 में हुगली नदी के किनारे किया गया था। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यह शहर ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गया था और 19वीं सदी ने भारत की औपनिवेशिक राजधानी के रूप में भी स्थापित कर दिया गया था इसे। तो 19वीं सदी में भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी, कोलकाता थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। कलकत्ता के विकास को व्यापार और प्रशासनिक आवश्यकताओं की मिश्रण से प्रेरित किया गया था। मतलब वहां पे व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था कोलकाता, क्योंकि कोलकाता भी क्या आता है, बंगाल की खाड़ी के करीब आता है, तो वहां से व्यापार करना आसानी होता है। दूसरा प्रशासनिक, क्योंकि वहां पे ही भारत की राजधानी थी उस समय और सारे राज्य जो है वो वहीं से चल रहे थे, तो प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोण से ये मिश्रण हमें देखने को मिलता है कोलकाता शहर का, बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय का। तो कोलकाता का शहरी नियोजन जो है वो सड़कों से देखने को मिलता है हमें, वहां के पुल और वहां के भवनों के निर्माण के माध्यम से व्यवस्थित रूप से किया गया था। तो वहां पे अंग्रेजों ने सड़कें, पुल और भवनों का कई निर्माण करवाया था। ब्रिटिश शासकों ने इसे एक श्वेत नगर और काले नगर में विभाजित कर दिया गया था। मतलब देखो, ब्रिटिश ने इस शहर को भी, जैसे मद्रास को बांटा था दो भागों में, इस शहर को भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक श्वेत नगर और एक काले नगर। तो श्वेत नगर में यूरोपीय लोग खुद रहते थे, तो उसको लोग श्वेत नगर कहा करते थे। और जिस बस्ती में उन्होंने साइड में जो भारतीय लोगों को दिया था फोर्ट विलियम से बाहर, तो उनसे वो लोग काले बस्तियां नगर कहते थे, जहां यूरोपीय और भारतीय बस्तियों को अलग अलग रखा गया था। तो यहाँ पे भी उन्होंने शहर का विभाजन कर दिया था कोलकाता का भी, कि यूरोपीय लोग अलग रहेंगे और भारतीय लोग अलग रहेंगे, तो बस्तियों का विभाजन कर दिया था इस शहर में भी। यह नस्लीय विभाजन कलकत्ता के शहरी नियोजन की एक प्रमुख विशेषता थी। सबसे ज्यादा कोलकाता के शहर की अगर कोई विशेषता पूछे तो ये था कि कोलकाता के शहर में भारतीय लोगों को अलग रखा जाता था और यूरोपीय लोगों को अलग रखा जाता था। तो विभाजन कर दिया गया था और इसका उद्देश्य था कि यूरोपीय शासकों की सुरक्षा हो सके और उनके जीवन स्तर को उच्च बनाए रखना। तो परिवहन के क्षेत्र में कोलकाता ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की थी उस समय। कह सकते हो बहुत अच्छे रेल मार्ग वगैरह भी बिछाए गए थे। तो 1854 में क्या हुआ था, भारत की जो पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से हावड़ा तक शुरू हुई थी। तो भारत में सबसे पहले अगर रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो वो कलकत्ता में बिछाई गई थी, कलकत्ता से हावड़ा तक, जिसने इस शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो कोलकाता का जो बंदरगाह है वह भी व्यापारिक गतिविधि के लिए प्रमुख केंद्र बन गया था और आज भी है, और प्राचीन काल में भी कोलकाता तो शुरू से ही रहा है प्रमुख केंद्र व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी पे आता है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी कोलकाता का महत्व 1911 तक बना रहा था, क्योंकि 1911 तक क्या था, बंगाल राजधानी थी भारत की, पर इसके बाद दिल्ली को बना दिया गया था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, इसके बावजूद यह शहर औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, प्रशासन के तौर पे और व्यापार के तौर पे और शिक्षा के केंद्र पे महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि शिक्षा के केंद्र पे आपको पता है वहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज का आविष्कार वो स्थापना की गई थी, जिसके तहत अंग्रेज ने क्या करा था, हिंदी भाषा पढ़ने को और हिंदी जानने को उन्होंने इच्छा की थी, और जिससे वो भारत पे राज कर सके। तो शिक्षा के केंद्र से, व्यापार के केंद्र से, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पे है और हुगली नदी के किनारे पे है, और क्या है कि वहाँ पे बंदरगाह अच्छे हैं, और प्रशासन के तौर पे कि ये एक भारत की राजधानी भी रही थी 1911 से पहले। तो व्यापार, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र से आप कह सकते हो, दृष्टिकोण से आप कह सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट शहर था कलकत्ता। तो अब हम जानेंगे कॉलोनियल पीरियड का, यानी जो मॉडर्न पीरियड औपनिवेशिक काल था, उसमें तीसरा शहर इम्पोर्टेंट जो कि है बम्बई। बम्बई को आज हम मुंबई कहते हैं, जो कि औद्योगिक और वित्तीय केंद्र था किसका, औपनिवेशिक काल का। तो औपनिवेशिक काल में मुंबई शहर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ की जो औद्योगिक थी, मतलब वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री के लिए फेमस था और फाइनेंशियल हब के लिए फेमस था मुंबई। तब बम्बई, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, उसका विकास जो है वो 17वीं सदी में एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में हुआ था। तो मुंबई शहर का पहली बात तो विकास इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक बंदरगाह के तौर पे
है। आपको पता है वो अरब सागर से बंदरगाह के तौर पे मुंबई कैसे आता है, कोने पे आता है। तो 1668 में यह शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पट्टे पर दे दिया गया था। अब 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मुंबई को पट्टे पर खरीद लिया था। अब जिसने इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया उन लोगों ने। अब बम्बई का विकास जो है वो समुद्री व्यापार और औद्योगिक गतिविधि से प्रेरित था, क्योंकि यहीं से जो है यूरोप में व्यापार होता था, अरब सागर में से जाता था, अरब कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज में व्यापार होता था, तो ये रास्ता था जाने का। तो और औद्योगिक गतिविधि से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री बिछाए गए थे कपड़ों के लिए, मील्स के लिए, तो बहुत सारे थी, तो उसके लिए भी ये फेमस थी। तो लोग यहाँ पे जाते थे कमाने के लिए मुंबई। तो मुंबई का शहरी नियोजन है जो मुख्य रूप से आर्थिक आवश्यकताओं पर ही आधारित था, और जो कि आज भी हम जानते हैं हमारे भारत का सबसे ज्यादा इनकम का सोर्स मुंबई ही आता है। तो वैसे पहले भी था। यहाँ के बंदरगाह का विस्तार और जो आधुनिकीकरण किया गया था ताकि बड़े व्यापारिक जो है वो जहाजों के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो इसलिए वहां के शहर को अच्छा बसाया गया कि जहाज की सुविधा अच्छे से हो सके, वहां पे लोग रह सके, ठहर सके। इसके साथ ही रेलवे के आगमन ने भी बम्बई को देश की अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने का काम किया। अब हर जो भारत की जो स्टेट थे वो अब क्या कर सकता है, बम्बई से जुड़ गया था रेलवे मार्ग से, तो व्यापार का और ज्यादा आसानी हो गई थी मुंबई से करना। तो मुंबई एक तरफ से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, जिसने शहरीकरण की प्रक्रिया को गति दी थी। तो बम्बई में क्या हुआ था, बम्बई में कपड़ा उद्योग का विकास भी तेजी से हुआ था, बहुत ज्यादा मिल्स बहुत ज्यादा थे, वहां पे मजदूर काम करने जाते थे, जिसने इसे एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। तो जहाँ कंपनी होगी तो वो एक औद्योगिक इंडस्ट्री क्षेत्र तो हो जाएगा ना, तो इंडस्ट्रीज क्षेत्र के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस था मुंबई। तो साथ ही यह शहर वित्तीय गतिविधि का केंद्र भी बन गया था, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक बहुत सारे कंपनीज थे और बंदरगाह भी थे, तो कह सकते हो पैसे का सोर्स तो यही था ज्यादा, तो आज भी है और उस समय भी था। यहाँ के व्यापारिक और औद्योगिक घरानों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इस शहर को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना दिया। अब देखो राजनीतिक से इसलिए महत्वपूर्ण है ये केंद्र, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले कई लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए थे। तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन राजनीतिक से छुटकारा पाने के लिए किया था ना ब्रिटिश से, तो राजनीतिक तौर से भी आप कह सकते हो कि महत्वपूर्ण शहर बन गया था। बम्बई में सामाजिक विभाजन भी स्पष्ट था, जो कि आज भी है। एक तरफ बिल्डिंग देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको धारावाही देखने को मिलेगा, आज भी देखते हो ना आप। तो शहर के समृद्ध ब्रिटिश और भारतीय व्यापारियों के आवास और कामकाजी वर्गों के बीच क्या हुआ था, एक स्पष्ट अंतर था। देखो ब्रिटिश ने जितने भी शहर बसाए थे उसमें विभाजन करके ही उसने बटाए थे, चाहे वो मद्रास में भी उसने विभाजन करा था, बंगाल में भी काले गोरे का करा था, और मुंबई में भी किया था। यहाँ की बस्ती भी इस विभाजन को दर्शाती थी कि यूरोपीय और अमीर भारतीय अलग क्षेत्र में रहते थे। तो इसमें अमीर जो लोग हैं भारत के, भारतीय लोग अमीर, जैसे आज भी देखा ना, अमीर अमीर जितने भी मुंबई के लोग हैं, एक्टर वगैरह, वो बिल्डिंग में रहते हैं, और बगल में आप देखोगे मजदूर, झाड़ू पोछा लगाने वाले, पूरे मुंबई में काम करने वाले जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो सब एक बस्ती में रहते हैं। आज भी हमें देखने को मिलता है मुंबई में साफ साफ। तो वैसे ही था, जबकि मजदूर वर्गों की झुग्गियां बस्ती विकसित हुई थी उस समय। तो अब हम जानते हैं कॉलोनियल पीरियड्स की जो चौथी इम्पोर्टेंट कह सकते हो शहर जो है नई दिल्ली, जो कि आज की राजधानी है और उस समय भी 1911 के बाद राजधानी बना दी गई थी। तो नई दिल्ली भी कैसे एक शहर का महत्वपूर्ण केंद्र था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, आइए उसको जानते हैं। तो नई दिल्ली एक नई राजधानी की अवधारणा के रूप में उस समय बहुत फेमस थी, मतलब एक नया शहर बसाया गया था जिसे कहा गया था नई राजधानी। तो इसके लिए उस समय वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लोग इसे नई राजधानी के नाम से जान रहे थे, नई शहर के नाम से जान रहे थे। तो 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया, बदल दिया का निर्णय लिया, तब नई दिल्ली की योजना बनाई गई कि दिल्ली को राजधानी बनाएंगे। तो दिल्ली का शहरी नियोजन पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक आवश्यकताओं के तहत ही किया गया था। यह शहर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव और शक्ति का प्रतीक बन गया था कि ब्रिटिश सत्ता कितनी इसकी शक्ति कैसी है कि राजधानी भी स्थानांतरित कर सकती है, और यहाँ पे इन्होंने
पार्लियामेंट वगैरह बनाए थे, जो कि आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा पार्लियामेंट चलता था। बट अभी मोदी जी ने चेंज करा है पार्लियामेंट को। तो नई दिल्ली का शहरी नियोजन जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर और एडविन ल्यूसेंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा ही किया गया था। तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है आर्किटेक्चर, वो एडविन ल्यूसिन और हार्वर्ड बेकर ने इसको बनाया था। तो इस शहर को औपनिवेशिक सत्ता की महानता को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था कि देखो ब्रिटिश सत्ता कितनी तेज हो गई है, और इसकी कह सकते आर्किटेक्चर, यहाँ की पार्लियामेंट में जितने भी रूल्स वगैरह होते थे, फॉलो होते थे, कानून वगैरह, तो सबको दर्शाने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को दर्शाने के लिए शहर को बसाया गया था दिल्ली को, जिसमें चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया कि देखो तुम तो ये सब नहीं कर सकते, हम देखो चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, भव्य इमारतें बना रहे हैं, हरे भरे पार्क बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वाइसराय हाउस बना रहे हैं, जो आज का राष्ट्रपति भवन है वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, संसद भवन जो आज हम देखते हैं वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, और इंडिया गेट जो है वो भी इन्होंने ही बनाया, अंग्रेजों ने। तो ये सब स्मारक का निर्माण किया था किसने? अंग्रेजों ने। क्यों? अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए कि आप देखो हम कितने बड़े हो चुके हैं, और उन्होंने इतनी सारी चीजें बनवाई, सड़कें, इमारतें, जो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, हम प्राइम मिनिस्टर होम, जितने भी चीज देखते हैं ना, इंडिया गेट, ये सब अंग्रेजों ने बनाया था अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए। तो ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब का निर्माण कराया था और दिल्ली शहर को बसाया था 1911 में। परिवहन और संचार की दृष्टि से नई दिल्ली और आधुनिक शहर के रूप में भी विकसित हो गई, क्योंकि दिल्ली शहर में संचार का माध्यम तेज हो गया, अच्छी अच्छी गाड़ियां आने लगी यहाँ पे, परिवहन तेज हो गया दिल्ली में। तो दिल्ली में को क्योंकि राजधानी बना दिया गया, तो यहाँ पे एक आधुनिक शहर के रूप में दिल्ली को जाना गया, जिसमें सड़कों और रेल मार्गों का जाल भी बिछाया गया। दिल्ली में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे शहर बसाए गए, उनको अपनी भव्यता दिखानी थी। यह शहर प्रशासनिक केंद्र के रूप से काम करने के लिए तैयार किया गया कि यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो है उसके जितने भी लोग हैं वो काम कर सके यहाँ पे। ब्रिटिश अगर जहाँ से ब्रिटिश रूल करेगी वो शहर तो चमकता धमकता होना चाहिए, इसलिए उसको चमकाया गया। जहाँ से ब्रिटिश शासन को पूरे भारत पर नियंत्रण बनाए रखना था, तो इसलिए इसको ज्यादा डेवलप किया गया, यहाँ पे ज्यादा संचार किए गए, यहाँ पे ज्यादा परिवहन बिछाए गए। तो नई दिल्ली का शहरी नियोजन एक खास नस्लीय विभाजन को दर्शाता था। ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष आवासीय क्षेत्र बनाए गए थे, जबकि भारतीयों के लिए क्या गया था, शहर के बाहरी हिस्से में बस्तियां विकसित की गई थी। इस प्रकार दिल्ली में भी विभाजन देखने को मिलता है। औपनिवेशिक शहरों की तरह नस्लीय और सामाजिक विभाजन की नीतियां का पालन करती थी। जैसे ब्रिटिश ने चाहे कोई भी शहर बसाया हो, इन्होंने विभाजन जरूर किया है, बांट के अपने को अलग रखा है और भारतीयों को अलग रखा है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कहूँ तो औपनिवेशिक काल में भारत के शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो रही थी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो रही थी, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रही थी, तो इस सब दृष्टिकोण से हो रही थी, और आवश्यकताओं के साथ साथ नस्लीय और सामाजिक विभाजन से प्रेरित थी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी शहर देखे, चाहे वो हमने मद्रास देखे, कोलकाता देखे, मुंबई देखे, दिल्ली देखे, इसमें हमें नस्लीय विभाजन देखने को मिलता है। नस्लीय विभाजन यानी भारतीय लोगों को अलग रखा जा रहा है, यूरोपीय लोगों को अच्छी जगह रखा जा रहा है इस शहर में। सामाजिक विभाजन ये देखने को मिल रहा है कि अमीर लोगों को अलग रखा जा रहा है, गरीब लोगों को अलग रखा जा रहा है। तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और नई दिल्ली, इन चारों शहरों का विकास जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का प्रतीक था। इन शहरों के शहरी नियोजन और परिवहन के साधनों का विकास जो है और सामाजिक संरचनाएं जो है वो ब्रिटिश शासकों के हितों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था कि उनके लिए आसान हो सके काम। इस प्रकार औपनिवेशिक शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो न केवल भारतीय समाज की संरचना को प्रभावित किया, बल्कि देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को भी आकार दिया, क्योंकि देश में हमारे भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया था, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो राज कर ही रहे थे और समाज को भी बांटने का काम कर रहे थे ये लोग। तो कह सकते हो कि इन लोगों ने एक प्लान करके ये सब किया था, शहर बसाए थे जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों को और उन्होंने खुद को एक बांट दिया था और समाज को विभाजन कर दिया था। आई होप आपको ये यूनिट जो आपकी लास्ट यूनिट थी वो आपको समझ आई हो। तो आपकी ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा
और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।